कामिनी हूँ। मैं आज खुश हूँ। आज मुझे खुशी इसलिए है कि मेरी आत्मा ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। मेरी जैसी लड़कियों का बल द्वारा आत्कार तो भारत में हर मिनट हो रहा है, मगर मैं खुश इसलिए हूँ कि मेरे ऊपर बलात्कार के कारण भले ही मैंने अपना पार्थिव शरीर छोड़ दिया हो, मगर मेरी आत्मा हर्षित है, क्योंकि आज हर व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो या लड़की, महिला हो या पुरुष, शरीफ हो या बदमाश, नेता हो या जनता, भिखारी हो या अमीर, मेरे उस दर्द को महसूस कर रहा है जिसके कारण मुझे शरीर छोड़ना पड़ा। आज मेरी आवाज इस नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें मेरे साथ और मुझ जैसी करोड़ों लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय का कारण और उसका समाधान बताया गया है। आशा है आज शेर अपनी माद से जागेगा, बाहर निकलेगा और उसकी दहाड़ मात्र से पुनर्जागरण हो जाएगा, हमारा पुनरुत्थान हो जाएगा। ठीक है। यार, मौत से भी कड़ी कोई सजा हो सकती है क्या? क्यों? किसको सजा देना चाह रहे हो? कहाँ रहते हो यार? सुना नहीं वो लड़की जिसके साथ उन दरिंदों ने जानवरों से भी बदतर सलूक किया, वो अब नहीं रही? क्या फांसी की सजा इन दरिंदों के लिए काफी रहेगी? ओहो, वे दरिंदे अब जिंदा लाश की तरह है। उनको तुम कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? जरा अपनी परछाई को जोर से लात तो मारना। अरे अमित, परछाइयों को क्या फर्क पड़ेगा? सुमित तो उन दरिंदों की बात कर रहा है जिसे ऐसी सजा मिले कि लड़कियों के साथ फिर ऐसा करने का कभी सोच भी ना पाए। वे दरिंदे नहीं हैं अमिता, वे महज परछाइयां हैं उन परिस्थितियों की जिसे तुमने, हमने और सब ने मिलकर बनाई है। जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच रहा, वहाँ परछाइयां बन जाती हैं। हाँ, इसे तुम मारकर या किसी भी प्रकार हटा नहीं सकते, बल्कि प्रकाश डालकर उन्हें पैदा होने से ही रोक सकते हो। क्या मतलब? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें सूली पर चढ़ाने से सुमित। पहले हम सब अपने अंदर से ही अंधकार को निकाले और फिर अनजान न बन, अहंकारी न बन और दुराचारी न बन इस प्रकाश को आने से ना रोके तो इन्हें स्थिति ही नहीं पैदा होगी। यार, अब ज्यादा फिलोसफर मत बन। तुम जिस स्थिति की बात कर रहे हो वो इस कलयुग में कभी आ नहीं सकती, और माँ बहनों की इज्जत तो इसी प्रकार लुटती ही रहेगी। तुम इस केस की बात कर रहे हो? पता है, यह वास्तविकता का बस एक बहुत छोटा हिस्सा है, और इससे 1000 गुना कांड तो रोज घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में, कारों में, दुकानों व मॉलों में लगातार हो रहे। किस किस को तुम फांसी दोगे? किस किस को जेल भेजोगे? अच्छा बताओ, तो तुम क्या सोचते हो कि कैसे प्रकाश आए और परछाइयां ही ना बने? ऐसा अभी, तुरंत या 1 महीने में कैसे हो सकता है? व्यवस्था में परिवर्तन की लहर तो पैदा कर ही सकते हो। एक समय था जब नारी देवियां थीं, उनकी पूजा होती थी। मैं आज के तड़क धड़क वाली पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उस समय की जब सचमुच में नारी देवी थी। अच्छा, तुम सतयुग की बात कर रहे हो? हाँ, मगर आज भी मेरी माँ मेरे लिए देवी समान है, और मेरी नजर में ऐसी बहुत नारियां हैं जो मेरे लिए देवियों से कम नहीं। हाँ, हम लोग उसी की बात कर रहे हैं। अपने पतित भारत को हमें पावन फिर से बनाना है, हमें पुनरुत्थान करना होगा। जानते हो, उस लड़की की कुर्बानी बेकार नहीं जाए, इसके लिए जरूरी है कि हम इसी समय अपने मानसिक सोच में बदलाव लाना शुरू कर दें, वही उसके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। किस प्रकार की सोच? और इससे उन दरिंदों को सजा कैसे मिलेगी? आम लोगों के प्रतिशोध की ज्वाला कैसे शांत होगी मेरे गुरुजी? अगर उन दरिंदों को फांसी मात्र दे देने से तुम सबकी ज्वाला शांत हो जाए तो ये बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि अब ये ज्वाला शांत हो। हर जगह कोहराम मचा है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। विश्व के 30% भूखे लोग हमारे भारत में हैं। यहाँ 70% लोगों को 20 रुपए प्रतिदिन से कम में निर्वाह करना पड़ रहा है। अगर ये ज्वाला अब शांत हुई तो लोग कीड़े मकोड़ों की तरह तड़प तड़प कर मरते चले जाएंगे। गरीब और अमीर की खाई इतनी गहरी होती जा रही है कि आपसी प्रतिशोध बढ़ता ही जा रहा है। यार,
अभी लकड़ी सूखी है। इस प्रतिशोध की चिंगारी को विशाल आग की लपट बन जाने दो। लोगों को बताओ कि अब वो शांत नहीं बैठे और दुख, दर्द, पीड़ा ना सही हो। सोच बदलो अपनी सब। लगता है सही कह रहे हो आप लोग, मगर सोच बदलने भर से क्या होगा? क्या आप कुछ करना नहीं पड़ेगा? अभी आप जो बोल रहे हो या कर रहे हो वो आपकी सोच ही निर्धारित करती है। सोच के अनुसार से ही आदमी अपने आप से या दूसरों से कुछ बोलता है। ऐसे बोलते बोलते उसका व्यवहार बनता है, व्यवहार से ही चरित्र बनता है और इसी चरित्र से व्यक्ति अपना भाग्य निर्माण करता है। और आज के समय की नई दुनिया की दशा हम सबका सामूहिक चरित्र का नींव एक आईना है। इसीलिए दोस्त, सोच ही वो एक चीज है जिसे हम सबको बदलना होगा, फिर सब कुछ अपने आप ही बदल जाएगा। एक शब्द में सुनना चाहते हो तो सुनो। समानता, समानता लिंग की, समानता जाति की, समानता धर्म की, समानता धन की, समानता अवसर की, समानता शिक्षा की, समानता देश की, समानता स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता की और समानता हमारी सरकार तो इसके लिए काम करती ही रहती है। विभिन्न योजनाएं, दान, छूट, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, इनके बारे में तो हम सुनते ही रहते हैं। अगर ऐसा सचमुच में होता तो आज भी देश की यह हालत नहीं होती। 40,000 लोग आज भी रोजाना भूख से मर रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा तो छोड़ो, लोगों को पीने का पानी तक नसीब नहीं। इन झोपड़पट्टियों में रहने वाले नौजवानों को देखो, क्या इनके सपने नहीं है? क्या इनको सोचने समझने की शक्ति नहीं है? क्या ये सब इंद्रजीत संत बन चुके, जो आज टीवी पर सड़कों पर खुले आम होते नग्न प्रदर्शन को देखकर अपने आप को संयमित कर माला जपने लगते हैं? उनके मन में भी एक शौक है, उनका भी एक सपना है। अमीरों और पढ़े लिखों को देखकर उनमें कितनी ईर्ष्या है, इसका ये प्रमाण है कि चाहे चोरी हो या डकैती या बलात्कार, ऐसी सारी घटनाएं आज इसीलिए इतनी विभत्स हो गई हैं। यहाँ उनका यह गुस्सा निर्दोषों पर निकल जाता है। उस उद्वेग में वे यह नहीं सोचते कि वे निर्दोष लोगों पर वार कर रहे हैं, बल्कि अपनी सारी भड़ास सभ्य, शिक्षित और अमीर दिखने वाले लोगों पर निकालते हैं। यह करते समय उनकी आत्मा उन्हें रोकती होगी, मगर नशे का इस्तेमाल कर वे अपनी आत्मा की आवाज को भी अनसुनी कर देते हैं। फिर बाद में उन्हें पछतावा होता है, मगर यह आक्रोश ही आज हो रहे सारे वारदातों का कारण है। इस आक्रोश को और भड़कने से ना रोका गया तो स्थिति आगे से बाहर हो जाएगी। अब बताओ गुनहगार कौन है? वे अनपढ़ गवार तो होंगे, मगर हम सब उनसे भी कहीं ज्यादा गुनहगार हैं, जो आज भी अमीरी गरीबी की काई को पाटने की जगह अपने अहम और इंद्रियों की भूख मिटाने के लिए इसे बढ़ाते ही जा रहे हैं। कामुकता का माहौल आज अपने चरम पर है। लोग देखने और दिखाने में ही आज इतने व्यस्त हैं, इससे कटुता का माहौल और बढ़ता ही जा रहा है। आजकल की पोशाक, चाल ढाल, बात व्यवहार और शानो शौकत को देख हम इन गरीब नौजवानों में आक्रोश की चिंगारी भड़काते जा रहे हैं। और जब आग लग जाती है तो हम सरकार से आग लगाने वालों को फांसी देने को कहते हैं। क्या हम अपने आप के साथ इंसाफ कर रहे हैं? अरे अमिता, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। चलो, जो भी कारण हम नारी उत्पीड़न के लिए आज डिस्कस कर रहे हैं वो तो ठीक है, मगर क्या आजकल हम लड़कियों और महिलाओं में भी जो ड्रेस डिजाइन, शरीर प्रदर्शन और भाव भंगिमा दिखाकर दूसरों का ध्यान खींचने की होड़ लगी है, उससे हम कामुकता को और बढ़ावा नहीं दे रहे? एक नौजवान किशोर जो आज पहले से ही टीवी, वीडियो और मूवीज में देखकर हर चीज से वाकिफ हो चुका है, उसे हम और भड़का रहे हैं। आजकल किसी की गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं हो तो उसका मजाक बनाया जाता है। हाँ, तुम कुछ हद तक सही ही कह रहे हो। वैसे हम में से अधिकतर लड़कियां ऐसे हाफ हाफ और ड्रेस डिजाइन तो अपने आप को फील गुड करवाने करती हैं। हाँ, अब मैं सोचती हूँ कि जब तक हम एक नए समाज की स्थापना नहीं कर लेते, ड्रेस और सौंदर्य प्रसाधन मैं कुछ ही गिने चुने अवसरों पर ही करूँगी। अपनी तरफ से मैं कामुकता को बढ़ावा आज से नहीं दूंगी। अच्छा, अब बताओ, आज से कोई लड़का या राह चलता आदेर तुम्हें बुरी नजर से देखे तो तुम क्या करोगी? यार, मुझे लगता है हम सेक्स नामक इस चीज को जितना छिपाएंगे या महज
सेक्स अंतर की वजह से हम लड़कों से दूर रहेंगे तो अनेकों तरह की ख्यालात दोनों तरफ उठती रहेंगी। हम अपना नजरिया साफ रखें, शालीनता से रहें और अपने आसपास के हर लड़के से दोस्त जैसा व्यवहार करें। मिलजुल कर रहें, हाथ मिलाते रहें, उसकी पीठ थपथपाते रहें, उसकी सुंदरता पर शाबाशी और उसके फूहड़पन पर सलाह भी उन्मुक्त होकर दे। तो क्यों लड़के हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे? हर लड़की का हर लड़का बॉयफ्रेंड और हर लड़के का हर लड़की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? किसी एक पर फिदा होकर संबंध बनाने, उसे टूटने से बचाने और फिर से जोड़ने में आज हर लड़का लड़की मोबाइल पर अपना कितना वक्त गवा रहा है, इसका अंदाजा भी हम नहीं कर सकते। लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए भागते रहे या डर के कतराते रहे तो यह कभी खत्म नहीं होगा। यही दूरी डर बन जाती है और नजदीकियां ही इस डर को हटाकर एक स्वस्थ माहौल पैदा कर सकती हैं। क्या वे अपराधियों को सिर्फ फांसी ही दिलवाना चाह रहे हैं? नहीं, सजा दिलाना तो एक तात्कालिक उद्देश्य है। वे चाहते हैं कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे पहले भी बार बार कानून के फंदे में पड़ने के बावजूद वो बस या उसका चालक ऐसे करने की हिमाकत न कर पाए। ऐसे के बल पर हर कोई छूट जाता है, न्याय खरीदा जाता है। नेताओं के एक फोन से बड़े बड़े अपराधी या उनके चमचे पुलिस के चुंगल से छूटकर खुलेआम अपराध कर रहे हैं। अपराध के बल पर चुनाव जीते जाते हैं और चुनाव के बाद यही अपराधी उसका कीमत उन नेताओं से मांगते हैं। सरकार के पास ऐसा सिस्टम है कि अपनी सरकारी पार्टी के नेताओं को निर्दोष और दूसरी पार्टी के नेताओं को दोषी कराकर उसके साबित भी कर पाना उनके बाएं हाथ का खेल है। हम लोग आज की सरकार या पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। किसी भी राज्य में चले जाओ, ये कानून व्यवस्था व तंत्र वहाँ की सरकार के पास है। कोई आज इस सरकारी लगाम को छोड़ने को तैयार ही नहीं। चुनाव के समय कुछ झूठे वायदे और मानभाविक गिफ्टों व जाति धर्म के समीकरण को भंजाकर पार्टी आज भी जीती जाती है और लोगों के साथ यह अन्याय जारी रहता है। तो बताओ, गुनाहगार कौन है, ये सरकार या हम सब जो सरकार बनाते हैं? मतलब साफ है, ज्यादा गुनहगार हम हैं, यह आम जनता। अब यह सोच हमें लानी है और विभिन्न राजनेताओं को दिखलानी है कि अब वो हमें ठग नहीं सकते। हमारे पैसे से वो ऐश नहीं कर सकते। हम सबको अपना हक मिले, सबको समान शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, समान अवसर मिले और किसानों को उनका हक मिले। ये सब सुनिश्चित होना चाहिए। हम सबको भी एक दूसरे का प्रतियोगी नहीं बल्कि पूरक बनना होगा। आज हम एक दूसरे की सहायता के बिना जी ही नहीं सकते। हम सबके अंदर एक विशेष प्रतिभा है जिसका विकास कर हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा के कंसेप्ट को समझ ले तो स्वास्थ्य बीमा और स्वास्थ्य सेवा 5 से 10 गुना सस्ता हो सकता है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने ज्ञान को अनपढ़ तक पहुंचा सकता है। अज्ञानता के अंधेरे से निकलकर जब यह सारे गरीब अपना अपना हक हमसे और इस देश के नेताओं से मांगने लगेंगे तो फिर हम सबको सुधरना ही पड़ेगा। नहीं तो एक सिविल वॉर अब दूर रही, जब घर घर में लूट, हत्या और बलात्कार होना शुरू हो जाएगा और हमारा तंत्र टूट जाएगा। हम फिर कमजोर होकर गुलाम हो जाएंगे। एक बात बताओ, इतना सब सुनने और देखने के बाद भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यह सोचते हैं कि हम लोग एक तमाशा कर रहे हैं और इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। वह यह सोचते हैं कि इन सब तमाशे को देखने व सुनने से कुछ फायदा नहीं। वो ये इनके इन प्रकारे अपना मतलब पूरा करने में लगे हुए हैं और ना घर से बाहर निकलेंगे ना इसके समाधान का कुछ करेंगे। जब होगा देखा जाएगा। बस यही उनकी सोच है, उनका क्या करें। जानते हो, इन्हीं पाप सहने वाले लोगों ने पाप करने वाले लोगों को इतना बढ़ावा दिया है। उन्हें महसूस करने बोलो दामिनी के दर्द को। अगर उनका यह निडारपन अभी भी नहीं खत्म हुआ तो बोलो उन सब कायरों को कि अब अगला नंबर उन्हीं का या उन्हीं के बहू बेटियों का आने वाला है। मगर हमें रुकना नहीं है उन लोगों के इस संग्राम में न आने से। समय आने पर उनका भी सर चकराएगा और वे हमारे साथ कदम मिलाकर चलेंगे। परिवर्तन की लहर दामिनी के इस बलिदान ने शुरू कर दी है, अब ये नहीं रुकने वाली। अच्छा, तो अब ये बताओ कि हम करें क्या? तो हम इसे पदार्थ के रूप में उसे आसानी से परिवर्तित कर देंगे और एक नवीन भारत की वास्तविकता हमारे सामने जल्द ही होगी।
इस प्रकार ये नाटक खत्म होता है। लास्ट में 12 अफर्मेशन है कि हमारी भविष्य कैसा हो। जैसा मैं बोलूंगा जैसे सारे बच्चे बोलेंगे और आशा है कि आप भी हमारा साथ दें कि हमारा भारत आगे कैसा होगा। पहला, आज हर मानव अपनी महानता का अनुभव कर रहा है। आप ही बोलें। हर व्यक्ति के अंदर छिपे गुण आज बाहर निकल रहे हैं, जिसका फायदा सबको हो रहा है। आज लोग लेना भूल देने की तड़प से व्याकुल हैं। सेवा व दान के अलावा उनका कोई उद्देश्य नहीं। देने की तरफ से व्याकुल हैं, देने उद्देश्य नहीं। प्रकृति आज साफ और शुद्ध हो गई है। आज शुद्ध हवा, पानी, भोजन सबको प्राप्त है। आज हर कोई स्वस्थ है। रोगों का नामो निशान नहीं। तनाव, चिंता, निराशा, क्रोध अब भूतकाल की बात हो गई है। आज हर कोई संपन्न है। जीविका के साधन सबको प्राप्त हैं। सड़कों पर भीड़ और दुखों को मिटाने की जगह सुख बांटने वालों की है। स्वास्थ्य और शिक्षा आज घर घर में विज्ञान और तकनीकों से पहुंचाया जा रहा है। नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। आज हर कोई समान है। हम सब एक हैं। आज हमारा पुनरुत्थान हो गया है। पुनरुत्थान हो गया है। पुनरुत्थान हो गया है। धन्यवाद।